वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं एक और अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है द मराठा एम्पायर। तो बात है उन दिनों की जब भारत में मुगल्स का रूल चल रहा था, और मुगल्स के बाद में इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स भी देखने को मिले। पर इन दोनों के रूल के बीच में एक पावर अराइज होती है, एक पावर निकल कर आती है, जिसका नाम था द मराठा एम्पायर। तो आखिर ये मराठा एम्पायर इतना बड़ा और विशाल कैसे बना और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति, यही सारी बातें डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इसके बारे में पता चलता है रामचंद्र अमत्या के द्वारा लिखा गया था एक पत्र, अदन्य पत्र, जो कि 1750 में लिखा गया था। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मर्चेंट्स का आना जाना था। हेड वियरर लाइक पोर्टुगीज एंड द इंग्लिश, द डच एंड द फ्रेंच, जो कि टोपी पहना करते थे। बेसिकली ये बताया गया इसमें। ये सिर्फ मर्चेंट ही नहीं, बल्कि इनके इरादे कुछ और थे। तो क्या थे इनके इरादे? जैसे कि ये चाहते थे इंडिया की लैंड पे कब्जा करना और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, और ये चाहते थे अपने रिलीजन का प्रचार करना, अपनी नेवी, गन पाउडर एंड चीफ वेपन्स का यूज कर। इनका जो आना जाना था ना, उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए उस टाइम पे। और ये क्या कर रहे थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स एंड अपने मॉन्यूमेंट्स बना रहे थे, और इसको भी रोका जाना जरूरी था। तो अब ये कैसे रोके गए और क्या था इसके पीछे का सीक्रेट, तो ये देखते हैं हम आगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मराठा एम्पायर। यानी यही वो एम्पायर था जिन्होंने इन व्यापारियों को भारत में फैलने से काफी हद तक रोका। और इस मराठा एम्पायर की शुरुआत होती है रायगढ़ के किले से। तो इस वीडियो में आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं मराठास कौन थे, और मराठास ने इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा विशाल एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश किया, और किस तरीके से वो भारत में इतनी बड़ी पावर बन पाए, और क्या उनकी गवर्नेंस करने के तरीके थे जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा पॉपुलर एंड प्रॉस्पेरस बन सके, और मराठा एम्पायर का हिस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ हमारी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। एंड हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे मराठा एम्पायर का डेक्लाइनेशन हुआ, ब्रिटिशर्स ने कैसे मराठा एम्पायर पे कब्जा कर लिया और अपनी मोनोपोली भारत के अंदर इस्टेब्लिश कर दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मराठास कौन थे। तो मराठास बेसिकली थे हमारे प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, वहीं पर पलने वाले कुछ लोग, यानी वहीं के कुछ नागरिक हुआ करते थे। इनकी जो लैंग्वेज थी वो मराठी थी, इसलिए इनको मराठा बोला गया। एंड रिच एंड कंटिन्यूअस लिटरेरी हिस्ट्री रही थी इनकी 12th सेंचुरी तक। देन 13th सेंचुरी तक आते आते महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले रूल इस्टेब्लिश होता है यादव डायनेस्टी का, विथ देवगिरी दौलताबाद एज देयर कैपिटल। तो यादव डायनेस्टी 14th सेंचुरी तक आते आते यादव डायनेस्टी का डिक्लाइनेशन भी हुआ, और खिलजी सल्तनत जो कि दिल्ली में रूल कर रही थी, उसने इस यादव डायनेस्टी को कैप्चर कर लिया एंड ओवरकम कर लिया, खत्म कर दिया, मतलब डिक्लाइन हो गया। देन महाराष्ट्र के अंदर इसी दौरान कुछ भक्ति मूवमेंट भी देखने को मिली, जैसे कि 7th से 17th सेंचुरी तक कुछ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी हुई, यानी लोगों के कैरेक्टर को बदलना, भगवान से जोड़ना, रिलीजन की बातें करना। तो बहुत सारे साधु संत निकल कर आते हैं और इस भक्ति मूवमेंट को बढ़ाते हैं। देन कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स, पोइट्रीज एंड कई लैंग्वेजेस में मतलब पब्लिश हुई, और कई मासेस तक इन लोगों ने कई लोगों तक अपने मैसेज को फैलाया। तो उस टाइम पे हमें कुछ संत देखने को मिलते हैं, जैसे कि तुकाराम एंड संत रामदास। तो इसी दौरान महाराष्ट्र के अंदर कई साधु संत फेमस भी हुए, जैसे कि ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास। उपनिषद और भागवत गीता का मराठी में ट्रांसलेशन भी हुआ, जिसकी वजह से कई धर्मों का ज्ञान मराठी में बनने के बाद यहाँ के लोगों को मिल पाया और स्पिरिचुअली एक्टिव बना पाया। देन कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी फोकस किया गया, और पॉलिटिकल अवेयरनेस को भी लोगों के बीच में फैलाया गया, तो जैसा कि सिख गुरुज के द्वारा किया जाता था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सोसाइटी के अंदर एक सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन आ गई, और मराठास जो थे वो कैपेबल हो गए एक पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश करने में और ऑर्गेनाइज करने में। यहीं से शुरुआत होती है हमारे
छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो शिवाजी महाराज कैसे, मतलब क्या रोल था शिवाजी महाराज का मराठा एम्पायर के अंदर। तो बात है 17th सेंचुरी की, जब मराठा चीफ्स, जो छोटे छोटे मराठा रूलर्स थे, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं सोवरेनिटी को इस्टेब्लिश करने में, यानी खुद के रूल को इस्टेब्लिश करने में फेल हो जाते हैं। आखिर वो फेल क्यों हुए? वो फेल हुए थे क्योंकि उनके बीच में कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं, और इसी यूनिटी की वजह से वो अनसक्सेसफुल हुए, जब तक कि भारत में शिवाजी पावर के अंदर नहीं आए और मराठास को साथ में लेकर नहीं आए। यानी शिवाजी का जो रोल था वो मराठा एम्पायर की पावर को बढ़ाना भी था और मराठास को टुगेदर लाना भी था। बट द क्वेश्चन इज, हु वाज शिवाजी? तो ये शिवाजी थे कौन? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में। एक भोसले फैमिली थी महाराष्ट्र की। इनके पापा का नाम था शहाजी और जीजाबाई इनकी माँ। और जो शहाजी थे ना, वो डेक्कन सल्तनत के यहाँ सर्व कर रहे थे उस टाइम पे, जिसकी वजह से वो परिवार से अक्सर दूर रहा करते थे। और इसी दौरान पुणे के रीजन में बहुत सारा, मतलब टेंशन का माहौल बना रहता था, क्योंकि डेक्कन सुल्तान्स और मराठास के बीच में, जो कि मराठास डेक्कन सुल्तान्स को सर्व कर रहे थे, तो बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। यानी 16 साल की उम्र पे शिवाजी महाराज ने एक मिलिट्री कैंपेन चलाई। फर्स्ट, सबसे पहले तो पुणे रीजन में जो कि कुछ ऐसे किले थे जो निगलेक्ट किए जा रहे थे, उन पे कब्जा किया और अपनी डिफेंसेस को स्ट्रेंथन किया, यानी अपनी शक्तियों को बढ़ाया। उनका जो विजन था सोवरेन किंगडम को बनाने का, यानी स्वराज्य को बनाने का, वो साल दर साल बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आई। देन शिवाजी का जो किंगडम था ना, वो धीरे धीरे इंडिया के वेस्टर्न रीजन में फैलने लगा, और इसको सिक्योर करने के लिए, यानी कोस्टल रीजन को सिक्योर करने के लिए उन्हें लगा कि नेवी भी बनानी चाहिए। और इसी नेवी को बनाने के लिए उनका एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि बीजापुर सल्तनत, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी थी, वो इनके कंपैरिजन में, मतलब वही मर्चेंट शिप्स रखा करती थी, बट फुल टाइम नेवल फोर्स किसी के भी पास नहीं थी। तो शिवाजी महाराज पहले थे जिन्होंने फुल टाइम नेवी टू प्रोटेक्ट द कोस्ट इस्टेब्लिश करी थी। और मुगल एम्पायर के पास में भी जो नेवी थी वो लिमिटेड थी, इसलिए मराठा नेवी का जन्म हुआ। ये आगे चल के बहुत ज्यादा लेजेंडरी एंड फेमस साबित हुई इंडियन हिस्ट्री। फिर शिवाजी महाराज की कुछ और स्पेशलिटीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि गुरेला वॉरफेयर टेक्टिक्स, मींस अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने किंगडम को बचाने के लिए बड़े बड़े पावरफुल रूलर से इन्होंने एक टेक्निक बनाई, दैट वाज गुरेला वॉरफेयर टेक्निक, जिसमें क्या होता था कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स में इनकी जो आर्मी थी, यानी जो इनके लोग थे, पीपल थे, वो बहुत ही स्पीड एंड सरप्राइज, यानी अचानक से हमला किया करते थे, और पूरी टेरन की जानकारी रखते हुए, यानी छोटी छोटी टुकड़ियों में छुप जाया करते थे, और दुश्मन की बड़ी से बड़ी आर्मी को भी गिरा दिया करते थे। देन हम बात करते हैं कि जैसे जैसे शिवाजी महाराज का सक्सेस बढ़ता गया, जैसे बोलते हैं ना कि एक इंसान अगर ऊंचाइयों को छूता है तो उससे चिढ़ने वाले लोग भी बहुत, तो वैसे ही जैसे ही शिवाजी महाराज का सक्सेशन आसमान को छूने लगा, बीजापुर सल्तनत की इन पर नजर हुई, और उन्होंने अपने एक जनरल, दैट वाज अफजल खान, उनको शिवाजी के पास भेजा सामना करने के। तो अफजल खान से मिलने के लिए शिवाजी को एक मीटिंग रखी गई, 1-on-1 मीटिंग एट द फुट ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट, जहां पर बहुत ही घने जंगल हुआ कर। वहां पर शिवाजी महाराज को बुलाया गया अफजल खान से मिलने के। और शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान जो है वो थोड़ा सा धोखेबाज किस्म का इंसान। शिवाजी महाराज ने वहां पर अफजल खान को मार दिया, और मराठास की जो हिडन आर्मी थी, जो कि माउंटेन्स में छुपी हुई थी, उन्होंने गुरेला वॉरफेयर टेक्निक से खान की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। इस तरीके से शिवाजी महाराज ने अफजल खान की आर्मी को ठिकाने लगाया और अफजल खान को भी मार डाला। देन उन्होंने जो एक स्पेशल हथियार का यूज किया था, दैट वाज वार नाग, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता था, जिसका नाम टाइगर क्लॉ भी था। और इसी से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मौत के घाट उतारा। और फिर कहीं ना कहीं मुगल्स की भी शिवाजी महाराज के बढ़ते हुए साम्राज्य पे नजर गई, और मुगल्स ने अपना एक नॉवल मैन, यानी अपना एक फेमस बंदा, दैट वाज शेस्ता खान, उसको भेजा शिवाजी महाराज की इस बड़ी सी रियासत को
नस्तो नाबूद करने के लिए, यानी मींस डिस्ट्रॉय करने के। तो शिवाजी महाराज की टेरिटरी पे 3 साल लगातार शाइस्ता खान ने अपनी बड़ी सी आर्मी लेकर शिवाजी महाराज की टेरिटरी पर हमला किया। और फाइनली जब शिवाजी महाराज को लगा कि हाँ, शाइस्ता खान धीरे धीरे हमारी जो टेरिटरी है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक दिन शिवाजी महाराज शाइस्ता खान के कैंप में रात में घुस गए और हमला कर दिया। बट खान जो था वो जैसे तैसे बच बचा के वहां से भाग गया, पर अपनी उंगलियां कटवा बैठ। और इसी टेक्निक को मॉडर्न डे में जाना जाता है द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम, यानी जब दुश्मन के घर में घुस के हमला किया जाता है, दैट इज नोन एज सर्जिकल स्ट्राइक। फिर शिवाजी महाराज ने मुगल से बदला लेने के लिए कई सालों तक मुगल्स की एक फेमस वेल्दी पोर्ट सिटी दैट वाज प्रेजेंट डे नोन एज गुजरात, उस पर कई साल तक हमला किया लगातार, और वहां से 1 करोड़ रुपए की लूट भी करी। दैट वाज अ लार्ज सम एट दैट टाइम। एंड उनकी एक खास बात थी कि जब उन्होंने लूट करी थी वेल्दी पोर्ट सिटी जो कि मुगल्स की हुआ करती थी, तो वहां पर कुछ जगह को छोड़ दिया था, जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस लाइक टेम्पल्स एंड मॉस्क वगैरह। और मोहनदास पारिक चैरिटेबल मैन, यानी एक मोहनदास पारिक नाम के एक शख्स थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे उस टाइम पे, उनका घर छोड़ दिया था। बाकी हर जगह लूट की थी शिवाजी महाराज। और इस बात का उल्लेख, यानी इस बात का जो जिक्र है, वो टाइम पे एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर चला करता था, दैट वाज लंदन गैजेट। उसके अंदर इस चीज का मेंशन हुआ है शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज ने लिखा था सूरत के जितने भी डिप्लोमेटिक एजेंट्स थे ना, जो मतलब बहुत ही अमीर अमीर लोग थे, उनसे पैसों की डिमांड की थी और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो दोबारा से हमला करेंगे और तुम्हारे शहर को तबाह कर दें। ये सब शिवाजी महाराज ने किया था मुगल से बदला लेने की। पर क्या मुगल शांत बैठेंगे? जी बिल्कुल नहीं, मुगल शांत नहीं बैठे। तो मुगल्स ने अपना एक्शन लिया। दैट वाज जब सूरत की खबर मुगल्स ने सुनी तो बहुत इंसल्ट फील किया मुगल एम्पायर, और इसके चलते औरंगजेब ने जयसिंह नाम के एक राजपूत जनरल को शिवाजी के पास भेजा और उसने शिवाजी को हरा दिया पुरंदर के किले पे, यानी नियर पुणे जो एक किला है पुरंदर फोर्ट, वहां पर शिवाजी से एक ट्रीटी होती है जयसिंह की, और बोला जाता है कि जितना भी तुम्हारा किंगडम है उसको सीज कर लिया जाएगा और संभाजी को सर्व करना होगा मुगल सर्विसेज के अंडर। ये ट्रीटी के बाद मुगल्स ने शिवाजी महाराज को आगरा के कोर्ट में बुलाया और वहां पर उनकी बहुत इंसल्ट की, जिसके चलते शिवाजी महाराज को बहुत गुस्सा आ गया कोर्ट के अंदर, और औरंगजेब ने ऑर्डर दे दिया कि शिवाजी महाराज और उनके बेटे को हाउस अरेस्ट कर दिया। तो शिवाजी महाराज और उनके बेटे को, दोनों को जब हाउस अरेस्ट कर दिया गया, तो जैसे तैसे बास्केट्स के अंदर से छुपते छुपाते उस हाउस से बाहर आए, और उसके बाद वो कभी भी औरंगजेब को नजर नहीं आए। देन एक शुरुआत होती है नए शिवाजी की, यानी यहीं से शिवाजी महाराज बने छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 1674 में शिवाजी महाराज का राज तिलक होता है रायगढ़ के फोर्ट पे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माउंटेन था जिसके ऊपर एक रायगढ़ का किला था। वहां से शिवाजी महाराज ने अपने एम्पायर की एक नई शुरुआत की, और श्री राजा शिवा के नाम से जो फेमस थे पहले शिवाजी महाराज, अब उन्होंने एक नया टाइटल लिया, दैट वाज छत्रपति। उनकी जो एरा है और अपने दौर को नाम दिया उन्होंने राज्याभिषेक शाह। फिर उन्होंने कुछ साउथ में भी एक्सपेंडिशंस की एंड वहां पर भी कब्जा किया, जिसमें आते हैं हमारे प्रेजेंट डे तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ पार्ट्स। मुगल्स के खिलाफ मराठाओं को बढ़ने के लिए ये सदर्न एक्सटेंशंस ने बहुत हेल्प की। तो ये कुछ मैप है मराठा एम्पायर का, जिसमें एक एक्सटेंशन दिख रहा है हमको, सदर्न एक्सटेंशन। जब साउथ में जब शिवाजी गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि डच लोग जो है वो स्लेव्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी गुलामों की खरीदी और बेची कर रहे हैं। तो इनको रोका गया शिवाजी महाराज के द्वारा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वीडियो की स्टार्टिंग, क्योंकि साउथ में कोई भी पावर नहीं थी, और जब कोई पावर नहीं थी तो ये जो डच लोग थे ये अपनी मनमानी कर रहे थे। बट जैसे ही शिवाजी महाराज चाहते हैं तो इनके सारे काले धंधे बंद कर, और
यही एक डीप कंसर्न था जो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए दिखाया, जिसकी वजह से उनकी प्रजा का प्रेम उनके प्रति और बढ़ गया। और इसी के साथ इतना ही था सफर शिवाजी महाराज का हमारे संग, और यहाँ आई लास्ट मोमेंट्स विद शिवा। एक बहुत ही तगड़े बुखार ने शिवाजी महाराज को घेर लिया एट द एज ऑफ 50, और हिस्ट्री में उनको याद रखा जाएगा एज अ स्ट्रेटेजिक एंड ट्रू विजनरी, एक बहुत ही महान रणनीति रचने वाले और एक नया विजन रखने वाले उस दिन दुनिया को छोड़कर चले गए। वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि लंदन गैजेट में भी उनका उल्लेख हुआ था, यानी वो विदेशों में भी फेमस हुआ करते। यूरोपियंस ने तो उन्हें कुछ एंशियंट जनरल से भी कंपेयर किया, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, बुंदेला प्रिंस छत्रसाल, जो कि उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे उनकी स्ट्रगल्स को देखकर। तरीके से मुगल्स को उन्होंने मैनेज किया और एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया, बुंदेलखंड, डिवाइडेड बिटवीन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। एंड उनकी याद में कुछ कवि भी देखने को मिले, जैसे कि भूषण जो पोएट थे, हिंदी पोएट एट द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज, वो शिवाजी से मिलने आए थे और उनकी तारीफ में बहुत सारे अपने वर्क लिखे, स्टिल फेमस हैं आज के मॉडर्न इंडिया में। जैसे कि ये बुक है जो कि राइटर भूषण के द्वारा लिखी गई। पर बात है कि मराठास का आखिर हुआ क्या शिवाजी के बाद। तो शिवाजी के बाद जो मराठास थे ना, उनके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि शिवाजी के दो बेटे संभाजी एंड राजा राम, तो संभाजी जो थे वो नए छत्रपति बनते हैं शिवाजी की डेथ के बाद। और उसके बाद क्या था, जो मुगल्स थे ना, जो कि डेक्कन में रूल कर रहे थे, उनका सिर्फ एक ही दुश्मन था, दैट वाज मराठा। यानी मराठास एक रुकावट बन गए थे मुगल्स के एक्सपेंशन में आफ्टर शिवाजीज डेथ। फिर बाद में औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा पे भी कब्जा कर लिया, दैट वाज नोन एज आदिल शाही एंड कुतुब शाही। औरंगजेब ने अपना एम्पायर वहां इस्टेब्लिश कर दिया और संभाजी को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया और मार दिया। इसके बाद उसने रायगढ़ के किले पे भी कब्जा कर लिया, जो कि मराठास की कैपिटल हुआ कर। फिर जब संभाजी की डेथ हो गई तो उसके बाद में उनके दूसरे भाई यानी शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम नए छत्रपति बनते हैं और साउथ में चले जाते हैं, दैट वाज नोन एज जिंजी, और जिसको आज की डेट में तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। और मुगल और मराठा के बीच में लगातार जंग छिड़ी रही और ये जंग साउथ तक भी फैल गई। बट उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि मराठास जो थे ना, वो थोड़े से पावरफुल थे और मुगल्स जो थे थोड़े से वीक होने लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि औरंगजेब उस टाइम पे डेक्कन को छोड़ना नहीं चाहते थे और कहीं ना कहीं अपनी बीमारी के चलते मर गए बिना मराठाओं पे कब्जा की। यानी औरंगजेब का मराठाओं पे कब्जा करने का सपना ही है, और ये मराठाओं के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट था। और बाद में जो राजा राम थे उनकी एक वाइफ थी, दैट वाज ताराबाई। ताराबाई एक बड़े लार्ज स्केल पे मुगल टेरिटरीज पे धीरे धीरे कब्जा करती चली जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे मराठास ने बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम बना लिया था और कहीं ना कहीं मुगल्स भी वीक होने लगे थे आफ्टर औरंगजेब। तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो ताराबाई मुगल टेरिटरीज को कब्जा करती चली जाती हैं, और इसी रैपिड एक्सपेंशन के दौरान मराठास जो हैं कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को देखने को मिलता है मराठास एम्पायर के अंदर। पहले एक सेंट्रलाइज सिस्टम चला करता था गवर्नमेंट का शिवाजी के रेन के दौरान, बट होता क्या है कि जैसे ही ताराबाई आती हैं तो इस सेंट्रलाइज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर देती हैं। और आखिर ये सेंट्रलाइज सिस्टम था क्या, तो पहले सेंटर में रहते थे, दैट वाज छत्रपति शिवाजी, यानी उनके अकॉर्डिंग ही ये डिजाइन था। तो उन्होंने बताया कि सेंटर में छत्रपति होगा, जो भी राजा होगा, और उसी के पास एट द एंड पावर्स होंगी और कुछ पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी एमंग द मिनिस्टर्स। जैसे कि क्या होता है, ये था छत्रपति के टाइम पे। पर जैसे ही ताराबाई आती हैं तो ताराबाई ने ये पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी पेशवास के अंदर, यानी कुछ चीफ्स बना दिए गए, दैट वाज नोन एज पेशवा, पर्शियन टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर को ही पेशवा बोला जाता है पर्शियन लैंग्वेज। और इनको बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गईं, और इवन इतनी शक्तियां दे दी गईं कि ये खुद को ही छत्रपति समझने लगे। और बाजीराव पेशवा फर्स्ट एंड हिज सन नाना साहेब पेशवा, इन्होंने मराठाओं का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया भारत के अंदर। तो मराठास का जो एम्पायर था वो एक्सपेंड होके कुछ ऐसा दिखाई देने लगा मैप के ऊपर, पेशवास के द्वारा रूल किया जाने लगा ये मराठा एम्पायर, जिसका रिजल्ट होता है कि
इनडिसिप्लिन आने लगता है और बहुत ज्यादा फिजिकल एंड मेंटल एब्यूज देखने को मिलता है हमें, जो कि शिवाजी की वैल्यू को नुकसान पहुंचा रहा था। यानी मराठा एम्पायर में जैसा कभी नहीं हुआ था, वैसा पेशवास के दौरान देखने को मिला कि वो प्रजा पे कहीं ना कहीं जुल्म करने लगे, परेशान करने लगे, इनडिसिप्लिन्ड हो गए, जिसकी वजह से मराठास जो कि 10 साल की कैंपेन कर रहे थे बंगाल के अंदर, वहां पर क्रुएलिटी एंड डिवेस्टेशन देखने को मिली। अगर बात करें नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन की, मराठास का जो एम्पायर था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, वहां पर मराठा जो थे लाहौर, अटोक और पेशावर पर रूल कर रहे थे। वहां पर अफगानियों से लड़ाई करी। तो वहां पर क्या होता है कि पानीपत के युद्ध में ये हार जाते हैं 1761 में, जिसके बाद माधवराव फर्स्ट जो कि पेशवा थे, वो बहुत ज्यादा जल्दी क्विकली रिकवर करते हैं और अंडर द लीडरशिप ऑफ महादी शिंदे, जिनको महादी सिंधिया के नाम से भी जाना जाता है, वो दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर कर लेते हैं 1771 में। उन्होंने तब तक रूल किया जब तक भारत में ब्रिटिशर्स नहीं आए, यानी लगभग 3 डिकेड्स तक। जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो मराठास को ब्रिटिशर्स का सामना करना पड़ा। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मराठा वर्सेस ब्रिटिशर। यानी जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तो वो देखते हैं कि अगर भारत में कब्जा करना है तो सबसे पहले मराठास को रास्ते से हटाना होगा। देन 3 एंग्लो मराठा वॉर्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि 1775 से लेकर 1818 तक देखने को मिली। और मराठास जो थे वो कहीं ना कहीं वीक हो गए, और उनके हारने का रीजन आखिर यही था कि उनके अंदर यूनिटी नहीं बची, यानी इंटरनल डिसयूनिटी हो गई, यानी आपस में ही लड़ गए। और टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रिटिशर सक्सेसफुल हो जाते हैं मराठा पावर को डिक्लाइन करने। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने भारत इतना मराठास से छीन लिया जितना मुगल्स भी नहीं छीन पाए। समझ रहे हो? यानी ब्रिटिशर्स वर मोर पावरफुल देन द मुगल। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, उसमें तो मराठास जीत गए, और उसके बाद में जो नाना पदनबी थे, एक पावरफुल ऑफिशियल हुआ करते थे पेशवा के अंडर, उनके सामने का एक पिक्चर है जब फर्स्ट पैन इंडियन एंटी ब्रिटिश अलायंस हुई थी, और यहाँ पर हैदर अली ऑफ मैसूर एंड निजाम ऑफ हैदराबाद भी आए हुए थे। तो ये एक सीन है एंग्लो मराठा वॉर के बाद में, जो कि पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई थी उसके बाद। देन हम बात करते हैं कि एंग्लो मराठा वॉर्स की सीरीज की तरफ एक निगाह देख लेते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो 75 से 82 के बीच में हुई थी, एंड सेकंड मराठा वॉर जो थी वो 1803 से 1805 के बीच में हुई थी, एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो 1817 से 18 के बीच में हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली जीत जाती है और मराठा एम्पायर कंप्लीटली डिसोल्यूट हो जाता है, एंड पेशवा पोजीशन का भी एबोलिशन कर दिया जाता है।